तो एक्सपल्स 210 के बारे में इंटरनेट पे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कोई कहता है कि हाईवे के लिए अच्छी है, कोई कहता है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है, कोई ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम बताता है, कोई कहता है कि पावर कम है। एक्चुअल में चीज़ें क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस बाइक के 5000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और आज मैं आपको बताऊँगा इसकी पूरी सच्चाई। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सपल्स 210 के बारे में। इस बाइक पे मेरे 5000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और इस बाइक को मैंने सिटी में चलाया है, सिटी ट्रैफिक में, दिल्ली में, और हाईवे पे भी चलाया है, और इसको लॉन्ग टूर पे लेके गया हूँ, पहाड़ों में लेके गया हूँ, सब जगह चलाया। तो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इस बाइक के साथ, उसके बारे में इन डिटेल आज बात करने वाले हैं। मैंने जुलाई में आई थिंक ये बाइक ले ली थी और 5000 किलोमीटर काफ़ी कम मैंने कवर किए हैं। उसका रीज़न ये है, बीच में मेरे हाथ में चोट लगी थी और काफ़ी दिन तक मैं पिछले काफ़ी महीनों मैंने बाइक नहीं चलाई है, हाथ में जो चोट लगी थी उसके कारण। तो इसीलिए इस बाइक में अभी तक सिर्फ 5000 किलोमीटर पूरे हुए हैं। अदरवाइज़ अब तक इसमें आराम से 10000 किलोमीटर प्लस हो चुकी होती। बट कोई बात नहीं, जो भी 5000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरो की एक्सपल्स 210 ही क्यों परचेज़ करी। तो मेरे पास इससे पहले होंडा की CB350 RS रह चुकी है और गरिल्ला 450 रह चुकी है इससे पहले। फिर मैंने एक्सपल्स 210 चूज़ करी। हालांकि इंजन वाइज ये छोटी थी, बट मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो पहाड़ों पे या ऑफ रोडिंग में ईजिली सब कुछ हैंडल कर सके और लॉन्ग टूर वगैरह सब कुछ ईजिली कर सके। अब बात करते हैं इसके इंजन की कि इंजन कैसा है और पावर कैसी है। तो ये इंजन 210 210 सीसी का है और DOH से इंजन है, तो बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि बहुत बड़ा इंजन नहीं है। लेकिन इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक है, तो जिसको शुरू में स्टार्टिंग करनी है एडवेंचर बाइक से, तो ये एक लाइट वेट बाइक है उसके लिए, एडवेंचर के लिए, ताकि ऑफ रोडिंग के लिए ईजी रहे। तो जितनी ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 24 PS समथिंग के आसपास, उतनी इसके लिए इनफ है। क्योंकि अगर आप हाईवे राइड कर रहे हैं तो इस पर ईजिली 90 के आसपास हम क्रूज़ कर सकते हैं। इंजन वाइब्रेशंस के बारे में लोग पूछते हैं कि वाइब्रेशंस कैसी है, तो वैसे ये इंजन हीरो के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी रिफाइंड है। तो अगर इसमें आप 80 तक राइड करते हैं तो 80 तक तो इसके अंदर काफ़ी सही लगेगा, कोई वाइब्रेशन वगैरह उतनी फील नहीं होती। लेकिन 80 के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, 90 पे थोड़ी सी बढ़ती हैं और 100 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इसे पर्सनली 100 के ऊपर नहीं चलाता, क्योंकि एक तो ये टॉप स्पीड के लिए नहीं बनी है, उतनी हाई स्पीड के लिए एडवेंचर बाइक है, और वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण उससे ऊपर जाने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि सीट पे वाइब्रेशन हो जाती है, फुट पैक पे वाइब्रेशन हो जाती है, हैंडल्स पे और मिरर्स वगैरह में भी, मतलब पीछे वाइब्रेशन हो जाती है। तो पीछे का जो ब्लर है, पीछे का जो रोड है, अगर आपको देख रहे हो तो ब्लर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं इसको 80-90 पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं हाईवे पे होता हूँ, टूर पे होता हूँ। और टूरिंग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने इसको लेके गया हूँ 120 के आसपास, तो 120 पे वाइब्रेशंस भी काफ़ी बढ़ जाती हैं और बाइक थोड़ी सी मतलब वॉबल टाइप होने लगती है, तो उस पर कंफर्टेबल फील नहीं होता। हालांकि जा सकता है, इंजन की कैपेसिटी है, टूर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये। अगर आप 80-90 पे राइड करना पसंद करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और वैसे भी अपने इंडिया में जितने भी रोड्स हैं, जितने भी हाईवेज़ हैं, उनकी स्पीड लिमिट इतनी है, 80 से 90 के आसपास ही है। और एक्सप्रेस वेज है जिनकी 100 प्लस स्पीड है, 100-120 के आसपास जिनकी स्पीड लिमिट्स है, बट मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेस वेज पर तो बाइक्स अलाउड ही नहीं है। तो इसीलिए वैसे भी 80-90 बढ़िया स्पीड होती है इस कैटेगरी की बाइक के लिए, अगर आपको टूरिंग करनी है, पूरे दिन राइड करनी है तो। इससे पहले भी मेरे पास जितनी भी सारी बाइक्स थी, मैंने सबके साथ टूर किया, तो इस पे टूर करके मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगी है। मैं 300-400 किलोमीटर पूरा दिन राइड करने के बाद शाम को इसमें मुझे बिल्कुल भी थकान फील नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि अभी और ज़्यादा किलोमीटर काफ़ी राइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। सस्पेंशन और सीट की वजह से, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से कंफर्ट के लिए बहुत बढ़िया है। और लोग बात करते हैं कि सिटी ट्रैफिक में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और सिटी ट्रैफिक में काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें हीट फील होती है। तो देखो, मैंने इससे बड़े इंजन चलाए हैं इससे पहले सारे, 350 सीसी और गरिल्ला 450 जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन था और हाई परफॉर्मेंस इंजन था, उसके अलावा इंटरसेप्टर 650, तो ये सारी बाइक्स चलाई हैं। तो वो इंजन जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है। जितना बड़ा इंजन होगा और जितने हाई RPM पे इंजन ऑपरेट करेगा उतना वो हीट करेगा, तो वो काफ़ी नॉर्मल है। तो मुझे पर्सनली इसकी जो हीट है वो बिल्कुल फील नहीं होती। हाँ, ये है कि इसका जो रेडिएटर है वो लेफ़्ट साइड में है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ लेफ़्ट वाली लेग में आपको हीट फील होती है। तो शायद उसकी वजह से भी लोगों को लगता होगा कि हीटिंग का इशू है। बट जिन्होंने 350 या और ऊपर वाली बाइक चलाई है उनको पता होगा कि इसकी जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, उस पर उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन जो है वो मुझे इसका इतना अच्छा नहीं लगा। गियर शिफ्टिंग जो है ना,
वो उतनी स्मूथ नहीं है जितनी इसकी होनी चाहिए थी। ट्रैफिक में, सिटी में अगर राइड कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैंने रेड लाइट पे बाइक न्यूट्रल करी है और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम से क्या होता है कि जैसे ही क्लच छोड़ो एकदम से बाइक एक झटका लेके एकदम से बंद हो जाती है, यानी कि न्यूट्रल यहाँ पे शो कर रहा होता है, मेरे हिसाब से बाइक न्यूट्रल में है लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट गियर पे होती है। तो ये इश्यूज़ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फिफ्थ गियर पे है या सिक्स्थ गियर पे है, एकदम से हम थ्रॉटल दे रहे हैं और वो जो है वो अपने आप ही गियर डाउन हो जाता है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं ट्रांसमिशन को लेके जो इस बाइक में है, जो मैंने और जितनी बाइक्स यूज़ करी हैं उनके अंदर अभी तक नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये हैं। तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं है, गियर आप डाल देते हो लेकिन वो डाउन हो जाता है। तो वो सारे इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि हीरो को आने वाले जो मॉडल्स हैं उसके अंदर रेक्टिफाई करनी चाहिए। इंजन के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लीकेज की प्रॉब्लम है या नॉकिंग का इशू है, और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे इश्यूज़ बताए हैं। तो लकीली मेरी बाइक में अभी तक उनमें से एक भी इशू नहीं आया है, ना ही इंजन से रिलेटेड पानी वगैरह कहीं पे इसमें हेडलाइट में या फिर इसके इंडिकेटर्स वगैरह में अंदर घुस जाता है मॉइस्चर वगैरह, तो वो सब भी इशू मेरी बाइक में नहीं आया है। क्योंकि मैंने ये बाइक जुलाई के आसपास ली थी, तो उन टाइम दिल्ली में बरसातों का टाइम होता है, तो बरसातों में मेरी बाइक काफ़ी बारिश में रही है बाहर, और बीच में बारिश में काफ़ी राइड करी है मैंने, क्योंकि बारिश ही हो रही होती है उन दिनों। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नॉकिंग का इशूज़ तो काफ़ी कॉमन मैंने सुना है, लेकिन मेरे बाइक में अभी तक नहीं आया है कि टैपेड नॉइस वगैरह आती है या फिर इंजन से नॉकिंग वगैरह जो आती है उसका जो साउंड आता है, तो उस तरह का कोई इशू इंजन का अभी तक फ़िलहाल नहीं आया। मेरे लिए अभी तक इंजन ही सही चल रहा है। अब सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन जो है वो इस बाइक का बेस्ट है इस सेगमेंट में, और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी सस्पेंशन ही है, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैवल मिल जाता है फ्रंट में भी और काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे जो है वो भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। तो इसको लेके मतलब कहीं पे भी, जैसे पहले मैं CB 350 RS और गरिल्ला 450 राइड कर रहा था, तो उनके बाद जब मैं इसको चलाता हूँ तो अब जैसे कहीं पे भी ख़राब रोड आते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में तो हर जगह मतलब गलियाँ वगैरह सब जगह आप रोड्स वगैरह भी इतने बढ़िया नहीं होते, तो कहीं पे भी गड्ढे वड्ढे आपको ईज़िली मिल जाते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे इस बाइक को मैं चलाता हूँ तो मुझे गड्ढे देख के या फिर ब्रेकर देख के स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली ये बाइक ईज़िली वहाँ से निकल जाती है। छोटे मोटे ब्रेकर्स को जो गलियों में होते हैं उनको तो ये ऐसे ही खा जाती है। तो कहीं पे भी इसमें स्पीड को कम करने की या गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक ही स्पीड में निकल जाते हो। क्योंकि सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, और ऑफ रोडिंग के लिए भी मैंने मतलब इसको यूज़ किया है, पहाड़ों में चलाया है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है सस्पेंशन। सीट की बात कर लेते हैं अब, सीट कंफर्ट कैसा है। सीट जो है, जो राइडर के लिए सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर इसका क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, लेकिन साइज़ वाइज़ ये कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी कम पड़ सकती है। मुझे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लॉन्ग टूर पे। पिलियन वाली जो सीट है वो काफ़ी मुझे छोटी भी है साइज़ में, और वो काफ़ी हार्ड भी है। तो मैं खुद पर्सनली जब इस पे बैठता हूँ कभी पिलियन वाली सीट पे, तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा इस पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो पीछे वाली सीट तो इसकी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, पिलियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन राइडर वाली जो सीट है वो ठीक है। सीट हाइट को लेके लोगों का इशू होता है कि इस काफ़ी बाइक देखने में काफ़ी टॉल है और सीट हाइट ज़्यादा है, तो किस हाइट के राइडर्स के लिए सही है। तो मेरी जो हाइट है वो 5.6 फीट है, यानी कि 5 फुट 6 इंचेस। उसके हिसाब से जो मेरे दोनों पैर हैं उनके पंजे पूरे इसमें ज़मीन पे आ रहे हैं, और मैंने अभी फ्लैट शूज़ पहन रखे हैं। अगर राइडिंग शूज़ पहनते हैं तो मेरा ऑलमोस्ट फ्लैट फुट हो जाता है इस बाइक पे, क्योंकि राइडिंग शूज़ में नीचे थोड़ी सी सोल थोड़ी सी होती है। तो 5.5 फीट यानी कि 5 फुट 6 इंच वाले लोग इसको ईजिली राइड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे नीचे वाले भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो अगर ये हाइट का अगर आपको चेक करना है तो आपको पर्सनली टेस्ट राइड लेके चेक करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से आप कंफर्टेबल इस पर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना फील कर रहे हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि कम हाइट वाले इसको नहीं चला सकते, 5.4 या 5.5 वाले नहीं चला सकते, वो डिपेंड करता है स्किल पे। बट अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार टेस्ट राइड लेके ज़रूर चेक करो कि आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होता है अपनी हाइट के हिसाब से। और इस बाइक के साइज़ के हिसाब से अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो जब इसको राइड करते हैं तो अगर अकेले राइड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर पीछे हैवी लगेज है या फिर पीछे कोई पिलियन बैठा है यहाँ पे, तो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ठीक नहीं है। उस टाइम पे बाइक थोड़ी सी अनस्टेबल लगती है मुझे। इसमें कई बार कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, या तो पीछे लगेज हो, जैसे टूर पे हमारा हैवी लगेज होता है अच्छा खासा हैवी, और या फिर कोई पिलियन पीछे बैठा हो, हैवी पिलियन मेरे जैसा जिसका अच्छा खासा वेट हो, उस टाइम पे उतनी स्टेबल फील नहीं होती। तो जिसका कारण है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा जो लो एंड टॉर्क है इस बाइक के अंदर, वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता है लो एंड टॉर्क, तो ये बाइक और ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती। फील इसलिए नहीं होता क्योंकि स्प्रॉकेट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से आपको लगता नहीं है कि लो एंड टॉर्क कम है।
लेकिन वो थोड़ा सा कम है, इसीलिए कई बार बाइक जो पहले गियर में जब होती है ना, तो पहले गियर में आपको उसको थोड़ा सा हाई आरपीएम पे रखना पड़ता है। और पहाड़ों में मैंने इस बाइक को राइड किया है, तो पहाड़ों में चढ़ाई पे ये बाइक अच्छी परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि इस प्रॉकेट का साइज़ है वो बड़ा है, तो अगर आपको आरपीएम अगर आप हाई रखते हैं तो ये फटाफट ईजिली चढ़ जाती है। लेकिन पहले गियर में सिर्फ प्रॉब्लम होती है, बाकी उसके अलावा सब ठीक है। और पेंट क्वालिटी काफ़ी ख़राब है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये टैंक के ऊपर ना यहाँ पे आपको जितने भी ये दिख रहे हैं, ये अगर कैमरे में कितने दिख रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो है ना, ये पहले ही हफ्ते के अंदर ये थोड़ा थोड़ा टैंक इस पे से, जो टैंक लिड है इसके ऊपर से पेंट यहाँ से उतरना शुरू हो गया था। और अगर नज़दीक से अगर देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा इसमें बबल्स वगैरह आ रखे हैं, तो उखड़ा उखड़ा सा है, तो ये और भी उखड़ सकता है। तो पेंट की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जो कि होना नहीं चाहिए था। और ये है बाइक जब फर्स्ट वीक में थी तभी हो गया था। उसके अलावा ये आप पैदल गैप्स देखो, ये देखो, ये जो पैनल गैप है ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, और ये जो कंसिस्टेंट नहीं है, देखो पैनल गैप्स जो हैं, इस तरीके से जो पैनल गैप्स है ये सब जगह आपको पूरी बाइक में देखने को मिलेंगे। तो दूर से आपको लगेगा कि बाइक देखने में थोड़ी सी प्रीमियम फील हो रही है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पास जाके देखोगे, इस तरह की फिट एंड फिनिश वाली जो कमियां हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगी। पैनल गैप्स तो हर जगह है, जो मैंने आपको इस तरफ दिखाया वो सेम पैनल गैप इस साइड भी है। हर जगह जो पैनल गैप्स हैं वो इनकन्सिस्टेंट है, तो ये कमी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वायर्स वगैरह वो काफ़ी एक्सपोज्ड हैं, और ये देखो, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये टेप लगा के ये हीरो से ही आई है, और ये देखो ये काफ़ी नाजुक सी चीज़ें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी ये जो नीचे जो ये जो वायर यहाँ से निकल रही है सेंसर वाली, ये भी यहाँ पे एक्सपोज्ड है। जब ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर इसमें यहाँ पे पत्थर वगैरह लगे तो ये बहुत ही ईजिली डैमेज हो सकती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी फ्रेजाइल सी हैं इसकी, जो फिट एंड फिनिश और क्वालिटी जो है ना, उसके ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है अभी हीरो को। और अब टायर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो टायर्स हैं, ये इसके अंदर ट्यूब सेटअप आता है। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर ये बाइक पंचर होती है तो जल्दी से इसका पंचर लगाने वाला कोई मिलता नहीं है। मेरा जब इस बाइक में 2-3 बार पंचर हुआ है, तो अपने आसपास अगर हम 10 लोगों से पूछेंगे, 10 पंचर वालों से, उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इसका पंचर लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्यूब सेटअप देख के लोग मना कर देते हैं कि इसका पंचर नहीं लगाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप सिटी से कहीं दूर जा रहे हो हाईवे वगैरह पे, वहाँ पे तो वैसे भी आपको जल्दी से पंचर वाला कोई नहीं मिलता है, मिलेगा भी तो इसका पंचर नहीं लगाएगा। दूसरा, इसको पंचर लगाने के लिए इसके अंदर पूरा तामझाम है, ये काफ़ी सारा, मतलब ये पूरा टायर खोल के इसमें लगाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से कोई पंचर लगाना नहीं चाहता। और पंचर का जो कॉस्ट पड़ता है वो ईज़िली 200-250 के आसपास पड़ता है इसका एक पंचर का। और अगर 2 पंचर हो गए तो यानी कि आपके ट्यूब का जो कॉस्ट है वो उतना खर्चा हो गया, क्योंकि ट्यूब भी आती है 450-500 रुपये की इसकी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। आई अंडरस्टैंड कि हीरो ने इस बाइक को एडवेंचर को देख के बनाया था कि एडवेंचर बाइक है, तो ऑफ रोडिंग, जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए ये बाइक, ये जो ट्यूब वाला सेटअप है ये बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि बाइक के रिम जो हैं उसके बेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हैं, काफ़ी बाइक जो वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से लगती है, तो उसकी वजह से रिम बेंड होने की वजह से वहाँ पे हवा लीक हो सकती है। तो ट्यूब सेटअप में उनकी हवा जो है वहाँ से नहीं निकलेगी। लेकिन हीरो को ये बात समझनी चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो इंडिया में बाइक खरीदते हैं वो मैक्सिमम एक बाइक को लेके सारी चीज़ें करते हैं। और टूरिंग, डेफिनेटली एडवेंचर टूरर भी है, तो एडवेंचर टूरिंग भी लोग इस बाइक पे करते हैं मैक्सिमम लोग। तो इसीलिए हीरो को एटलीस्ट ये ऑप्शन रखना चाहिए था कि जिन लोगों को ट्यूबलेस सेटअप चाहिए या ट्यूबलेस स्पोक व्हील चाहिए, उनके लिए अलग से ऑप्शन हो, जैसे कि हिमालयन में आता है, रॉयल एनफील्ड के साथ हिमालयन में आता है कि अगर आपको ट्यूबलेस सेटअप चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हो। तो हीरो को भी ये ऑप्शन रखना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है कई बार। क्योंकि मैं टूर पे गया था, तो मैं अपने साथ पीछे वाले टायर के लिए और आगे वाले टायर के लिए, दोनों के लिए 2-2 ट्यूब साथ में लेके गया था, ताकि अगर पंचर हो जाए तो मुझे पता था कि पंचर वाला कोई नहीं मिलेगा और ट्यूब डैमेज ख़राब होगी, तो ट्यूब इसलिए रखी थी। तो ये ट्यूबलेस वाला इशू अगर साइड में रखें, उसके अलावा बात करें तो जो टायर्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टायर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन रोड भी और ऑफ रोड भी। तो ये ड्यूल पर्पस टायर है, सब जगह मतलब ऑल टेरेन टाइप के टायर्स हैं। पहाड़ों में भी मतलब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ रोड में भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और हाईवेज़ पे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो टायर्स उस हिसाब से बढ़िया हैं। काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनके जो टायर हैं, उनके जो रिम है वो बेंड हो गए हैं, और उन्होंने रिम्स में कमी बताई है। तो मैंने भी इसको अच्छा खासा राइड करा है, और मैंने भी जिस हिसाब से इसमें ऑफ रोडिंग
करनी चाहिए या जिस हिसाब से ख़राब रास्तों में चलानी चाहिए, मैंने अच्छी खासी चलाई है, लेकिन मुझे इस तरीके से इस तरह का कोई इशू अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है वो राइडिंग स्टाइल पे आपके डिपेंड करता हो कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड कहीं पे बाइक वहाँ पे आपकी लगी हो, जिसकी वजह से आपका रिम बेंड हो सकता है। बाकी मेरे को ऐसा इशू अभी तक नहीं आया है। हेडलाइट जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी है सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि आजकल जितनी भी बाइक्स आ रही हैं या फिर मेरे पास जितनी भी बाइक्स आ रही हैं, इवन रॉयल एनफील्ड और होंडा की CB350 RS या जितनी भी बाइक्स हैं मार्केट में जो इससे ज़्यादा महंगी हैं या इससे बड़े इंजन में हैं, उनमें भी जो लाइट्स है ना वो बहुत फीकी है, यानी कि किसी काम की नहीं है। अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो या राइड कर रहे हो तो किसी काम की नहीं है उनकी बाइक्स। इसकी जो लाइट है कंपेयर टू दी अदर बाइक्स, इसकी जो लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी है उनके कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें हालांकि अगर टूरिंग वगैरह करते हैं, रात को अगर राइड करते हैं तो इसमें भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें ना तो इसके अंदर आपका काम चल जाएगा। इसीलिए मेरे को इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्स लाइट या इस लाइट को हेडलाइट को अपग्रेड करने की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी, क्योंकि इससे काम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में 90% बाइक्स आ रही है उनसे बढ़िया है इसकी हेडलाइट। और स्विचेस, यार स्विचेस की क्वालिटी ना, मतलब इन्होंने बस चीज़ें फीचर्स और स्विचेस वगैरह ना दे दिए हैं, ये इतने अच्छे नहीं है स्विचेस की क्वालिटी। ये काफ़ी हार्ड से एकदम हार्ड प्लास्टिक है, बहुत ही रफ टाइप का। चाहे वो ये वाले स्विचेस हों जिनसे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसको ऑपरेट करते हैं, चाहे वो इंडिकेटर हो या फिर ये सारे इंजन स्टार्ट और किल स्विच। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, नेविगेशन आप कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। बट मैं हर बार जब भी इसको ऐप से कनेक्ट करता हूँ ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसको हमेशा सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ में जाके उसको डिवाइस मतलब इसको फॉरगेट करो, उसके बाद दोबारा रिकनेक्ट करो, तो ये कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी टाइम इसमें लगता है, जब भी बार बार जब भी कहीं पे जाओ, कभी भी इसको नेविगेशन कनेक्ट करना हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो कन्वीनियंस जो है ना वो थोड़ी कमी है इसके अंदर। तो हीरो ने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, फीचर्स दी हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में ना अपना बेस्ट नहीं दिया है, सारी चीज़ें बस दे दी हैं। तो अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, जो हर कोई जानना चाहता है कि इसकी बाइक की माइलेज कितनी आती है सिटी में और हाईवे पे। तो सिटी में इसको नॉर्मली जब मैं राइड कर रहा हूँ आजकल, तो क्योंकि आजकल मैं इस बाइक को गलियों में आसपास चलानी होती है, शाम को कभी भी आसपास जाना है 2-3 किलोमीटर, तो उसमें जो है माइलेज इसकी 35 के आसपास अभी आ रही है, 35 की MPL वैसे। लेकिन अगर आप कभी कम्यूट करते हैं, अगर आपको लंबा चलना है, जैसे कि 15-20 किलोमीटर एक बार में चला रहे हो दिल्ली में, जब मैंने पहले इसमें माइलेज टेस्ट वगैरह करे हैं, तो उस टाइम इसकी माइलेज सिटी के अंदर 38 के MPL के आसपास मिल जाती थी मुझे, अभी भी मिल जाएगी। क्योंकि अभी जब हम गलियों में नॉर्मली 3-4 किलोमीटर के लिए चलाते हैं, उसमें माइलेज ड्रॉप क्यों हो जाती है, उसमें रीज़न ये है कि बाइक बार बार हम इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर गलियों वगैरह में चलाते हैं, तो बार बार जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो गियर शिफ्टिंग ज़्यादा होती है। सिटी में कम्यूट कर रहे हैं, अगर कोई ऑफिस वगैरह जा रहा है इससे, या फिर ऐसे ही कम्यूट हो रहा है, कहीं पे आना जाना हो रहा है, तो 38 तक की माइलेज इसमें मेरे को मिली है। तो लास्ट टाइम जब मैं इस पर टूर पे गया था, टूर पे मुझे इसमें अच्छी खासी माइलेज मिली है, 80 से 90 और कभी कभी 100, जैसे कहीं पे ओवरटेक वगैरह करना है तो उस टाइम पे मुझे इसमें जो माइलेज इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा रहा था वो 48-50 की MPL दिखा रहा था। तो मेरे हिसाब से 45 के आसपास इसकी माइलेज वहाँ पे इजीली निकल रही होगी। अगर ये 50 दिखा रहा है इसके अंदर तो आप 40 मान सकते हैं। 40 तो आपको फिर भी हाईवे पे इसकी माइलेज मिल ही जाएगी, अगर आपको माइलेज निकालना उतना नहीं आता तो 40 की माइलेज इसमें फिर भी मिल जाएगी। क्योंकि ओवरऑल सब कुछ राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप तेज़ अग्रेसिव राइड कर रहे हैं तब माइलेज नहीं निकाल सकते, वो आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, थ्रॉटल पे आपका जो हाथ है वो कैसा है, फर्म है या नहीं है, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं काफ़ी रफ एंड टफ चला के भी बाइक में अच्छी माइलेज उसमें मेरे को मिल जाती है। वो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। सही टाइम पे सही गियर और सही RPM, वो सारे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब ब्रेक्स की बात करते हैं कि ब्रेक्स कैसी हैं इस बाइक की। देखो, ब्रेक मैं इसकी ख़राब नहीं बोलूँगा, ब्रेक्स इसकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन सेगमेंट में जो और एडवेंचर बाइक्स आ रही है उनकी जो ब्रेक्स है वो इससे थोड़ी सी बेटर है। तो ब्रेकिंग अच्छी हो सकती थी, लेकिन इसकी भी ख़राब नहीं है, इस मतलब ठीक ठाक है। फ्रंट वाली जो है, मैं मेनली जो है फ्रंट वाली यूज़ करता हूँ, तो वो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्विस का इसका कितना खर्चा आता है, मेंटेनेंस का। तो मैंने इस बाइक की अभी तक 2 सर्विसेज करा दी हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था। तो सर्विस का जो फ्री सर्विस का कॉस्ट है वो लगभग 1600-1700 के आसपास मेरा आया है, जिसमें इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है और लेबर चार्ज उसमें नहीं लगता। सेकंड सर्विस, हालांकि सेकंड सर्विस में ये लोग कहते हैं कि इसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, बट क्योंकि ये हीरो है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हर सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज कराऊँ, वो मेरी अपनी मर्ज़ी से। अदरवाइज़ हीरो रेकमेंड करता है कि पहली सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद दूसरी पे नहीं होता, थर्ड पे होता है, यानी कि साल भर में या फिर 12,000 किलोमीटर पे, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़र मैनुअल। और सर्विस की बात हम कर ही रहे हैं तो सर्विस सेंटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो
ये हीरो प्रीमिया के शोरूम में ये बाइक सेल हो रही है और हीरो प्रीमिया के सर्विस सेंटर में सर्विस हो रही है, तो इन्होंने प्रीमिया अलग से तो बना दिया, जैसे होंडा का होंडा बिग विंग है, लेकिन इनके जो प्रीमिया जो सर्विस सेंटर्स हैं हीरो के, उनमें उतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सर्विस सेंटर अभी तक विजिट किए हैं तो मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो इनके जो सर्विस सेंटर है ना अभी उस लेवल पे नहीं है जैसे इन्होंने अलग से सेपरेट अपना जो प्रीमिया करा है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है कि बाइक थोड़ी सी गिरती है और उसके अंदर इसमें इसका हैंडल वगैरह जो है वो बेंड हो जाता है। तो मेरे साथ भी, मैं भी इस बाइक से गिरा हूँ, मेरे को इस बाइक से गिर के चोट भी लगी है, जिसमें कि बाइक में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं। यहाँ पे इस साइड वाला फेंडर है और फ्रंट वाला जो मडगार्ड है फेंडर है, उसमें थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं। टूटा कुछ भी नहीं बाइक में, मेरा जो हाथ है वो ज़रूर फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन बाइक में कुछ नहीं टूटा। और हाँ, डिज़ाइन की एक कमी मुझे लगती है, ये जो आप फ्रंट में देख रहे हो ये मडगार्ड एक्सटेंडर, ये मैंने खुद से इंस्टॉल किया है, चैनल पे इसकी वीडियो भी है। और ये कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि एडवेंचर बाइक है, और एडवेंचर बाइक ना भी हो, कोई भी बाइक है, उसके अंदर ये मडगार्ड जो है ना आपका, ये यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना, जब ये मैंने नहीं लगाया था बरसातों के टाइम में, जब मैं बाइक को राइड कर रहा था, तो इस वाले टायर से जो छींटे आते हैं वो सारे इतने ऊपर आते हैं, और फिर आप जब राइड कर रहे होते हो तो ये सारे आपके ऊपर ही आते हैं हवा से, या फिर सारे घूम के, तो हेलमेट और पूरा, मैं मतलब पूरी शर्ट वगैरह सब गंदी हो जाती थी, हेलमेट तक गंदा हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ा। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये इनको जो अब वाली बाइक्स हैं उसमें कम से कम ये पूरा मडगार्ड जो है पूरा देना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये जो एग्जॉस्ट है, इसकी वजह से क्या यहाँ पे कभी हीट फील होती है, फिर कभी ऐसा होता है कि लेग यहाँ पे टच हो जाए या फिर बॉडी पार्ट यहाँ पे टच हो जाए। पिलियन को कभी भी यहाँ पे बैठते टाइम कभी भी ये सब इसकी वजह से, हीट की वजह से कोई इशू नहीं आता, ना ही कभी यहाँ पे टच होता है, टांग वगैरह कहीं पे भी यहाँ पे टच नहीं होती कभी भी। तो ये जो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस करी, उसके बारे में मैंने आपको ओवरऑल बताया है, जो कुछ कमियाँ थी और कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं उन सब के बारे में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसको राइड करने में इसको काफ़ी मज़ा आता है, बाइक को चलाने में मज़ा आता है, चाहे टूर पे चलाओ, सिटी में ट्रैफिक में राइड करना है तो भी ये कंफर्टेबल है, और हाईवे पे राइड करना है तो 80, 90, 100 तक ये कंफर्टेबल है, और थकान इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, कंफर्टेबल बाइक है लॉन्ग टूर के हिसाब से भी। तो टूरिंग इससे ईजिली करी जा सकती है, अगर पंचर वाला जो आपका जो इशू है, अगर इसके अंदर ना हो तो और इसके अंदर मज़ा आ जाए। लाइट वेट होने की वजह से ये बिगिनर फ्रेंडली है, जो एडवेंचर बाइक में नए नए आ रहे हैं, या फिर जो, जैसे मेरी भी ये फर्स्ट एडवेंचर बाइक थी, तो यही कारण था कि मैंने ये लाइट वेट बाइक ली थी। लाइट वेट होना इसका काफ़ी एडवांटेज है इसके लिए, ऑफ रोडिंग में या ख़राब रास्तों पे जो इसका जो वेट है वो उतना आपको फील नहीं होता, उसकी वजह से इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक रहता है। तो जो कमियां हैं वो बस यही है कि फिट एंड फिनिश और क्वालिटी जो है वो उतनी परफेक्ट नहीं है, टॉप नॉच नहीं है, पैनल कैप्स वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाए। उसके अलावा जो रिलायबिलिटी है वो एक इसके अंदर इशू है, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है, आपने यूट्यूब पे भी देखा है कि इसमें इंजन नॉइस है, टैपेड नॉइस आ रही है, और फिर इंजन लीकेज है, काफ़ी सारी इंजन से लेके भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी हैं। हालांकि लकीली मेरे को वो सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, बट हाँ स्टिल आई से कि ये रिलायबल प्रोडक्ट उतना नहीं है। तो अब बात करते हैं कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे, कि कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, जो कॉलेज जाने वाले हैं वो कॉलेज जाने के लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऑफिस कम्यूट करते हैं वो लोग, क्योंकि इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ एक बाइक को लेके हम सब कुछ करना चाहते हैं। तो इस बाइक में मतलब डेफिनेटली ये फ़न टू राइड बाइक है, चलाने में इसको मज़ा आता है, कहीं पे भी राइड करनी हो, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि रिलायबिलिटी का एक इशू आ सकता है, और दूसरा जो पंचर वगैरह से जो इनकन्वीनियंस आ सकता है। अगर आप इसके साथ जो एडवेंचर और फन जो मिल रहा है उसको एंजॉय करना चाहते हो, ये सारे इनकन्वीनियंस को झेल सकते हो, तो ये बाइक आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैं ऑफिस भी जा सकता हूँ, और मैं कभी कभी वीकेंड पे ट्रेल राइड, या फिर कभी कभी महीने में या फिर साल में 2-3 बार टूर पे जाऊँगा इस बाइक को लेके, सब कुछ काफ़ी सही रहेगा, तो वो सब चीज़ें नहीं है। अगर आपको एडवेंचर रियल पसंद है कि आप सडनली आने वाले जो सरप्राइजेज़ हैं, जैसे टूर पे कभी भी कोई सरप्राइज़ आ गया या फिर कोई इसमें इशू आ गया, वो सब सरप्राइजेज़ के लिए अगर आप रेडी हैं तो ही आप इसके साथ जा सकते हो। देखो, बाइक कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर बाइक में प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, लेकिन कौन से प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ आप रह सकते हो वो मैटर करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ 5000 किलोमीटर पूरे करने के बाद। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। इन केस कुछ पॉइंट्स रह गए हो या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो,
और इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो और वहाँ पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो इस बाइक के बारे में, या फिर और भी जो मैंने बाइक्स यूज़ करी हैं और भी रिव्यूज़ हैं, और भी बाइक्स के रिव्यूज़ हैं, उनके बारे में अगर कोई बात करनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस तरह के ओनरशिप रिव्यूज़ इस चैनल पे आते रहते हैं और ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट भी चैनल पे आता रहता है, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।